Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Rahul sir. Good morning, 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 sir. हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पहुंच रही है? ओके, किसी भी तरीके का कोई इको या कोई नॉइस तो नहीं आ रहा? ओके, स्क्रीन इज विजिबल? यस, स्क्रीन इज विजिबल। हेलो, चलिए, मतलब स्क्रीन भी विजिबल है, आवाज भी आपके कानों तक पहुंच पा रही है। आज तो तीसरी क्लास फिजिक्स की। मन में सोचते तो होगे यार, सर मौका नहीं छोड़ते, जब भी मौका मिलता है क्लास ले लेते हैं। हाँ, और बताएं भाई, अभी कल की क्लास में मैंने जो होमवर्क आपको दिया था, क्या आपने वो कंप्लीट किया है? पहले ये बताएं फटाफट। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी आपका रिलेटिव मोशन चल रहा है, जो कि लगभग समाप्त होने वाला है, ठीक है। और रिलेटिव मोशन एक ऐसा चैप्टर है जिसकी एक डिमांड होती है। आपने देखा होगा रिलेटिव मोशन थोड़ा हटके है चैप्टर, मतलब आज तक आपने जो भी फिजिक्स पढ़ी है उससे रिलेटिव मोशन थोड़ा सा हटके था, थोड़ा डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स। आपने अगर शीट सॉल्व करी हो तो उसमें भी आपको डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स मिले होंगे। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है भैया जो प्रैक्टिस मांगता है। क्या मांगता है? प्रैक्टिस। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? रेगुलरली क्लास नोट्स को आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। चैप्टर टफ नहीं है, बस कुछ नया है। जीवन में जब भी कोई चीज नई आती है तो थोड़ी सी तकलीफ तो देती है ना, दर्द तो होता ही है ना। बचपन में पहली बार 2 का टेबल याद किया था तो तकलीफ तो वहां भी आई थी, लेकिन समय के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई थी और फिर हमारे लिए चीजें आसान हो गई थी। ये तकलीफ आपने पहले भी फेस करी थी। कहां पर? वेक्टर्स में। वेक्टर्स में आपने देखा था कि शुरुआत में आपके लिए काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि वेक्टर्स एकदम से आपके लिए नया था, लेकिन समय के साथ वेक्टर आपके लिए आसान होता चला गया। आप वेक्टर्स को लेकर के बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में आ गए, है ना।
अगर मैं आज कंपोनेंट करता हूं तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, तुम तुरंत देख करके समझ जाते हो कि हाँ किसका कंपोनेंट किसके अलोंग किया गया है। लेकिन याद करो वो पहली क्लास जब तुम्हें कंपोनेंट करना सिखाया गया था, जब मैंने mg का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन किया था, कुछ याद आ रहा है? ऐसा लग रहा था पता नहीं सर ने कौन सी रॉकेट साइंस पढ़ा दी है, ठीक है। लेकिन समय के साथ सारी चीजें आपके लिए कंफर्टेबल हो गई। अरे हुई या नहीं हुई? रिलेटिव मोशन भी एज इट इज सेम है, ठीक है। आपने यहाँ पे रेनमैन प्रॉब्लम सॉल्व किए, फ्लैग फ्लैटरिंग सॉल्व करी, ठीक है। अभी हम रिवर बोट की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने लिफ्ट की प्रॉब्लम सॉल्व की। टफ नहीं है, ये गारंटी है, टफ नहीं है। आपको इतना आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको टफ नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट क्या है ना, रेगुलरली। अगर आपने एक भी दिन होमवर्क मिस कर दिया, अगर आपने आज जाकर के क्लास नोट्स को दोबारा से रिवाइज नहीं किया, उन क्वेश्चंस को दोबारा से अटेम्प्ट नहीं किया जो ड्यूरिंग द लेक्चर बताए गए थे, और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, जैसे आप देखते होंगे ना मैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखवाता हूं, उन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को दोबारा घर जाकर के उसी दिन नहीं पढ़ा, उसी दिन नहीं पढ़ा, तो भैया मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, भैया मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चीजें बहुत आसान है, चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश ना करें। जो स्टेटमेंट आपको बताए जा रहे हैं बस उनको याद रखें, आपसे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। कोई बोलता है रेनमैन प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट एक ही है, अम्ब्रेला को वीआरएम के अपोजिट डायरेक्शन में होना है। वीआरएम कैसे निकालते हैं हम जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालो, वेलोसिटी ऑफ मैन निकालो, क्या इतना सही कॉन्सेप्ट है? उसके बाद कंपोनेंट करके लिख लेंगे। क्या हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फ्लैग फ्लैटरिंग का कॉन्सेप्ट कितना है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू फ्लैग निकाल लो, जहां पे भी फ्लैग को होल्ड किया गया, सवाल खत्म। रिवर बोट के प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मुझसे कोई बोले क्विक रिवाइज करने के लिए, मैं कहूंगा कि मैं हमेशा सवालों को किस फ्रेम में सॉल्व करता हूं, जरा चेक कर ही लेते हैं कि आप लोग पढ़ के आए हैं या नहीं आए। चलिए आपके लिए सरप्राइज टेस्ट अभी पता चल जाएगा, क्विज है एक तरीके का, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा। रिवर बोट के प्रॉब्लम्स को मैं किस फ्रेम में सॉल्व करता हूं, रिवर फ्रेम में या फिर ग्राउंड फ्रेम में, रिवर फ्रेम में या फिर मैं ग्राउंड फ्रेम में, जस्ट टेल मी। परफेक्ट, बढ़िया, शानदार, ग्राउंड फ्रेम में। ऐसा क्यों? इफ समवन विल आस्क यू कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स जैसे विड्थ ऑफ द रिवर, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये सारे डिस्टेंसेस किसके फ्रेम में दिए होते हैं? ग्राउंड फ्रेम में दिए होते हैं। क्या क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट, बोट को जिस डायरेक्शन में हेडेड किया जाता है, हेडेड का मतलब समझते हैं, बोट जिस डायरेक्शन में पॉइंटेड रहती है उसको हेडेड कहते हैं। बोट किस डायरेक्शन में हेडेड होती है? रिवर के डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ बोट के डायरेक्शन में, या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर के डायरेक्शन में? क्या जवाब देंगे आप? कौन सा सही? बहुत बढ़िया, शानदार, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर, क्या इस डायरेक्शन में रहता है? क्या इस डायरेक्शन में रहता है? हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या फाइंड आउट कर लेना चाहिए? सबसे पहला स्टेप हमें क्या फाइंड आउट कर लेना चाहिए? क्या वेलोसिटी ऑफ बोट? ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? कैन यू टेल मी? ये वेलोसिटी आप देख पा रहे हैं, ये कौन सी वेलोसिटी है? क्या हम ये बोल सकते हैं ये वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी है, या हम ये कह सकते हैं वो ऑब्जर्वर जो जमीन पे खड़ा हुआ है उसे बोट किस दिशा में जाती हुई दिखाई देगी? जस्ट गिव मी द आंसर। वो जो ग्राउंड फ्रेम पे खड़ा हुआ है, क्या उसे बोट इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी? क्या हम ये बोल सकते हैं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन द ग्राउंड फ्रेम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, एक नंबर। जल्दी जल्दी रिवीजन चल रहा है क्या? मैं कुछ नया पढ़ा रहा हूँ या आपको ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीजों को एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज कर रहे हैं? रिवीजन चल रहा है। एक बात बताओ, अगर मैंने वेलोसिटी ऑफ बोट निकाला जिसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? क्या ये स्टेटमेंट मैंने सही लिखा है क्या? इन दोनों का वेक्टर समेशन क्या आपको एक्चुअल वेलोसिटी देगा? बहुत अच्छे। इसी को रिजॉल्व करके सपोज मेरे पास एक x कंपोनेंट आ गया और एक y कंपोनेंट आ गया। I want to ask you कि ये बताओ इनमें से x कंपोनेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और y कंपोनेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जस्ट टेल मी। x का क्या रोल है, y का क्या रोल है? अभी पता चल जाएगा तुम लोगों के जवाबों को सुनकर देगी तुम लोग कितना पढ़ रहे हो, क्लास के नोट्स रिवाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
हवाबाजी ज्यादा करते हो तुम लोग। बहुत शानदार यार, तुम लोग सच में पढ़ रहे हो। सबका तो नहीं पता, लेकिन जो लोग भी आंसर दे रहे हैं, गलत कोई भी नहीं दे रहा, सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। शानदार। वाई कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर। क्या बोल सकता हूँ कि क्रॉसिंग में L अपॉन वी बाई लिखा जा सकता है, L अपॉन वी बाई लिखा जा सकता है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द एक्स कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रिफ्ट के लिए। जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। और ड्रिफ्ट अगर हम लिखना चाहें तो ड्रिफ्ट बराबर क्या लिखेंगे? एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। क्या ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या? क्या इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला याद करना है क्या? अगर किसी को इतनी सारी चीजें पता हो, क्या मेरे हिसाब से रिवर बोर्ड के प्रॉब्लम्स को वो निपटा सकता है? रिवर बोर्ड के प्रॉब्लम्स को वो निपटा सकता है। क्या तुम्हें नहीं लग रहा ये बहुत ज्यादा सस्ता वाला चूरन है? क्या भाई लोगों, तुम्हें नहीं लग रहा कि ये बहुत वाला सस्ता वाला? अगर कोई तुमसे, अगर मान लो कोई तुम्हारा स्कूल का फ्रेंड मिले जो मान लो कहीं वहीं लोकल कोचिंग में पढ़ता होगा या कहीं ट्यूशन लेता हो, और वो तुम्हारे पास आए और कहे कि भाई साहब मुझे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में बड़ी दिक्कत आती है, इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, इसमें ये होता है वो होता है, क्या तुम्हें उसे बिठा करके ऐसा ज्ञान दे पाओगे कि वो तुम्हारे सामने चरणों में पड़ जाए और कहे कि असली गुरु तो तुम ही हो, इतना अच्छे से तो मेरे ट्यूशन वाले ने भी नहीं बताया था? क्या कर पाओगे ऐसा? जल्दी बताओ, क्या ऐसा कर पाओगे? तुम्हें इस तरीके का पढ़ाया जा रहा है कि कल अगर तुम्हारा कोई दोस्त, कल कभी कोई तुम्हारा गरीब दोस्त तुम्हारे पास आ जाए और तुमसे कहे कि रिवर बोर्ड प्रॉब्लम मुझसे नहीं बनते, क्या तुम 10 मिनट के अंदर उसको ऐसे कॉन्सेप्ट सिखा दोगे कि वो कहे कि बेटा गुरु तो तुम ही हो? अरे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? या फिर मेरी बेइज्जती करा के आओगे? जल्दी बताओ। अगर नहीं बता पाए तो भाई की बेइज्जती है, क्योंकि वो पूछेंगे भैया किससे पढ़ते हो, फिर तुम मेरा नाम ले दोगे और फिर कहोगे पता नहीं क्या पढ़ाता है। क्या ऐसा होगा क्या? या सोच के रखे हो कि बेइज्जती कराओगे या फिर नाम रोशन करके आओगे? भाई की इज्जत बहुत है, इज्जत बरकरार रखनी चाहिए भाई। हो पाएगा? भैया देखो, एक बात तुम्हें बता देता हूँ कि स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है या नहीं। मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोलता हूँ कि अगर तुम कोई भी चीज किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने भाई बंधुओं को एक्सप्लेन करके उनको समझा सकते हो, तो समझ जाना वो क्लियर है। और अगर तुम नहीं समझा पा रहे हो, तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो समझ जाना वो क्लियर नहीं। क्या भाई क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है भाई लोगों? चलिए तो फिर आगे बढ़ा जाए, स्टार्ट किया जाए फिर। हाँ, एक मुझे बात याद आ गई, क्या आप सुनना चाहेंगे? कि कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन ये आ रही थी कि सर मैं क्वेश्चंस वगैरह तो अटेम्प्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं टेस्ट में थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, मैं टेस्ट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, मुझसे सिली मिस्टेक्स काफी हो जाती हैं। क्या ये कॉमन प्रॉब्लम हो रही है क्या कि सर सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं? पहली चीज सर, टेस्ट पेपर को देख करके एकदम से टेंशन होने लग जाती है, टेंशन। सर नर्वसनेस होती है। सर माइंड ब्लैंक हो जाता है। सर जो क्वेश्चन टेस्ट पेपर में नहीं बनते वो क्वेश्चन घर आकर के दोबारा से अटेम्प्ट करता हूं तो बन जाते हैं। सर वो क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर में नहीं बनते घर आकर के तुरंत मुझसे बन जाते हैं। सर मुझे आजकल बहुत टेंशन होने लगी है, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में रहने लगा हूं। क्या ऐसी दिक्कतें कोई फेस कर रहा है क्या? क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स किसी को फेस हो रही है क्या? सर सिली मिस्टेक्स हो रही हैं बहुत ज्यादा, सर होमवर्क पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, सर बैकलॉग्स क्रिएट हो गए हैं। क्या ऐसा ही है? सर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रह पा रही, सर रोज मोटिवेटेड नहीं रह पा रहा, जीवन से एंटरटेनमेंट ही चला गया है, हंसना बंद कर दिया है सर, पूरा दिन जीवन में कॉपी किताब नोट्स क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ही घूमता रहता है। क्या ऐसा कुछ है भाई? क्या ऐसा कुछ चल रहा है क्या? बहुत अच्छे। अगर ऐसा सब हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसा अगर सब कुछ हो रहा है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप आईआईटी प्रिपरेशन के जोन के अंदर एंटर कर चुके हैं। आप आईआईटी के प्रिपरेशन के जोन के अंदर एंटर कर चुके हैं। दीज आर द सिम्टम्स। शानदार शानदार, लगे रहो। ये हैं सिम्टम्स। अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है बिंदास रहो, तुम्हारे साथ नहीं हिंदुस्तान में हर वो बच्चा जो जेईई की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसको ऐसे चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। ये सारी चीजें वो फेस कर रहा है। कोई रिलेटिवली थोड़ी कम कर रहा है, कोई रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा कर रहा है।
लेकिन ये तो फेस सबको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, यहां पर इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब इनको ओवरकम भी तो करना है भाई, ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी टेंशन लेकर। अपने एटीट्यूड को चेंज भी तो करना पड़ेगा ना, है ना, अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीजों को कैसे ओवरकम किया जाए या कैसे खत्म किया जाए, ये सारी चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा तब फील होती होंगी ना जब आप एग्जाम देते होंगे या टेस्ट देते होंगे। जब आप टेस्ट देते होंगे तब ये सबसे ज्यादा फील होता होगा। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि आपका टेस्ट ऑलमोस्ट अबाउट 3 वीक्स बाद होता है, और 3 वीक बाद तुम एक बार वो प्रेशर फील करते हो एग्जाम वाला। अगर वही प्रेशर मैं तुम्हें रोज फील कराने लग जाऊं, वैसा ही प्रेशर जो तुम एग्जामिनेशन के दौरान फील करते हो या एलिन का जब टेस्ट देते हो फील करते हो, अगर वही प्रेशर तुम रोज फील करने लगो तो तुम्हारे लिए वो प्रेशर प्रेशर रहेगा या कंफर्ट जोन बन जाएगा। अगर रोज उसी प्रेशर को तुम फील करो तो क्या वो तुम्हारे लिए कंफर्ट जोन बन जाएगा? अब वो कैसे बनेगा, सुने ध्यान से। आप लोग पता है क्या करते हैं, होमवर्क आपको मिलता है, लेकर के बैठे रहते हैं, आराम आराम से अटेम्प्ट करते रहते हैं। एक एक रेस में आपके 2-2 घंटे भी चले जाते हैं, आपको टाइम की कोई परवाह नहीं होती। आप घर पे जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो बहुत रिलैक्स मोड में सॉल्व करते हैं। किस मोड में सॉल्व करते हैं? बिल्कुल चिल रहते हुए, एकदम रिलैक्स्ड मोड में, इन कंफर्ट जोन। लेकिन एग्जाम में तो ऐसा नहीं करते। घर पे क्या करते हैं मैं बताऊं आपको क्या करते हैं? क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सोचेंगे, एक गिलास पानी पिएंगे, चलो भाई क्वेश्चन अच्छा है, आईआईटी का क्वेश्चन है भाई, है ना। फिर थोड़ा सा सोचेंगे, फिर मोबाइल उठा लेंगे, मोबाइल देखने लग जाएंगे, फिर एकदम से याद आएगा थोड़ी देर बाद कि अरे नहीं 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 क्वेश्चन देखना। कितना कंफर्ट जोन में रहते हैं। इतनी देर में घर में किसी की आवाज आ जाएगी, भाई बंधु की आवाज आ जाएगी, टीवी की आवाज आ जाएगी, उठ के वहां चले जाएंगे। क्या आप ये सारी हरकतें करते हैं क्या होमवर्क करते समय? कुछ लोग कह रहे हैं करते हैं, कुछ लोगों का जवाब नो भी है, ठीक है। देखो भाई, जब आप होमवर्क अटेम्प्ट करें तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट एज इट इज वैसा ही होना चाहिए, सुन लेना ध्यान से, एज इट इज वैसा ही होना चाहिए जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। उस समय आपका जो एटीट्यूड होता है वही एटीट्यूड आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ योर होमवर्क यू विल फील द सेम प्रेशर। आपको पता है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन क्या आपके लिए एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने इवन 1 सेकंड को भी वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल उसी एटीट्यूड के साथ आप जब होमवर्क को अटेम्प्ट करें, टाइम लिमिट लगाएं और उस टाइम लिमिट में कंप्लीट करने की कोशिश करें। यू विल फील द सेम टाइप ऑफ अ प्रेशर। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस बन जाते हैं उनको बना लें, जो क्वेश्चंस नहीं होते उनके लिए आप बाद में जब आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होमवर्क कंप्लीट हो जाता है तो उन क्वेश्चंस को दोबारा से सेकंड अटेम्प्ट करें। मैंने एक बात ऑब्जर्व करी है कि कुछ स्टूडेंट सिर्फ होमवर्क का अटेम्प्ट सॉल्यूशन देख देख करके कर रहे हैं। क्या ये सच बात है क्या? इस सॉल्यूशन बगल में रख लेते हैं और सॉल्यूशन देख देख करके अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इससे अच्छा है कि आप पढ़ना ही बंद कर दो, आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि सॉल्यूशन देख देख करके होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो तो आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो, बिल्कुल बंद कर दो, ठीक। तो याद रखना, कम से कम 2 बार अटेम्प्ट करना है। पहली बार जल्दी से क्विक अटेम्प्ट करना है जैसे एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड अटेम्प्ट में उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समय दे सकते हैं, 5 से 10 मिनट का। और जब 2 अटेम्प्ट में नहीं होता उसके बाद यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द सॉल्यूशन। इस बात को याद रखना। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही बार अटेम्प्ट करते हैं, नहीं बना तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन इज लाइक अ पॉइजन फॉर यू। सॉल्यूशन देख करके कोई नहीं सीख सकता। अगर आप सॉल्यूशन देख देख करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने ड्रीम्स के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये जो पॉइजन है ना, ये धीरे धीरे आपको खत्म कर देगा, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा आपको ये एक ऐसा पॉइजन है। जो सॉल्यूशंस है ना बेटा, सॉल्यूशंस, ये एक ऐसा पॉइजन है कि समय के साथ आपकी माइंड की क्रिएटिविटी, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, क्वेश्चंस को अप्रोच करने का कॉन्सेप्चुअल वे, ये सब कुछ खत्म कर देगा।
सॉल्यूशन को आपको जस्ट एज अ हिंट यूज करना है और एटलीस्ट 2 बार अटेम्प्ट कर लो, और जब तुम्हें फील होने लग जाए चारों खाने चित, समझ गए इसका मतलब क्या है? चारों खाने चित का मतलब है जब अंदर से गिव अप कर दो कि अब तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, तब आप सॉल्यूशन देखें। दिस इज द करेक्ट वे। आपकी तो किस्मत अच्छी है कि आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। ऑफलाइन क्लासेस में हम किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते, पता है आपको ये बात? हम ना तो कोई सॉल्यूशन की पीडीएफ देते हैं, ना कोई वीडियो सॉल्यूशन देते हैं, हम कुछ नहीं देते, कुछ देते ही नहीं है, सिर्फ डिस्कशन करते हैं और जाओ अपने आप करो। ठीक है, आपको तो ये कंफर्ट है कि आपको ये सारी चीजें मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है क्योंकि आप ऑनलाइन में घर पे पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हर समय अपने टीचर से नहीं पूछ सकते, तो आप उसकी हेल्प लें, लेकिन उस चीज का आप गलत फायदा ना उठाएं। सॉल्यूशन को सॉल्यूशन की तरह यूज करें। कुछ लोग क्या करते हैं, बगल में सॉल्यूशन रख लिया, यहाँ शीट रख ली, क्वेश्चन शीट में से पढ़ा, यहाँ से सॉल्यूशन देखा, टिक मार दिया, हो गया। ऐसे दूसरा क्वेश्चन, ऐसे तीसरा क्वेश्चन, और उनको लगता है कि उनका होमवर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, कुछ लोग यहाँ बराबर, मैं इतनी देर से आपको कितने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस। लेकिन कुछ लोग इतने बड़े नालायक हैं, कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप चैट टाइप किए जा रहे हैं। उन्हें ना कुछ सीखना होता, उन्हें अपना ज्ञान देना होता है, और उनको पता कुछ भी नहीं है ना। रिजल्ट देख करके साफ साफ पता चल जाता है कि तुम लोग कितने हवा में हो, कितना पानी में हो। ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली नॉन स्टॉप उन्हें बस चैट में टाइप करना रहता है। ठीक है, और उनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, करो, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, करते रहो। ठीक है अभी हालत थोड़ी बुरी है, समय के साथ ही हालत तुम्हारी और बुरी हो जाएगी। दिवाली तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल गिव अप कर दोगे तुम। करो, टाइप करो तुम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं टाइम लिमिट बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन पर आपको मैक्सिमम 5 to 7 मिनट देने हैं, मैक्सिमम टाइम, इससे ज्यादा नहीं। 5 से 7 मिनट में या तो वो बन जाएगा क्वेश्चन, नहीं बनना होगा तो पता चल जाएगा कि अभी नहीं हो रहा। ठीक है, और सेकंड अटेम्प्ट में आपको उस क्वेश्चन पे 9 से 10 मिनट देने। सेकंड अटेम्प्ट में आप उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट करें जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट विल ऑलवेज बी लाइक अ, जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। दिस इज योर टाइम लिमिट। क्लियर? जैसे रेस में 10 सवाल हैं, तो 10 सवाल की टाइम लिमिट हो जाएगी 45 से 50 मिनट। ठीक है, ओके, तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। ये बीच बीच में आपको जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं अगर हम जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपने आप को अपने आप को रेगुलर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मैंने मैक्सिमम टाइम बताया, मैक्सिमम टाइम। अगर मान लो कोई सवाल आपसे 3 से 4 मिनट में हो जाता है तो बैठे मत रहना। ये मत सोचना सर ने बोला था 5 मिनट, तो 2 मिनट का मैं भी पॉज लूंगा, 2 मिनट चलो इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, देख लेता हूँ किसी का मैसेज आया है नहीं आया। ये सब हरकतें करना तुम बंद कर दो बिल्कुल। जिसका तुम मैसेज का वेट कर रहे हो ना, मत करो। टाइम वेस्ट मत करो, जीवन वेस्ट मत करो। जिस दिन आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओगे ना, जिस दिन आईआईटी में पहुंच जाओगे, उसके बाद फिर देखना, फिर इतने मैसेज आएंगे ना तुम्हारे पास, समझ में नहीं आएगा कि किसका रिप्लाई करें और किसका रिप्लाई ना करें। तो वक्त की नजाकत को समझो मेरे दोस्त। ठीक है, ट्राई टू अवॉइड, जितना पॉसिबल हो सकता है अवॉइड करें सोशल मीडिया वगैरह को। चलिए शुरुआत की जाए तो फिर। हाँ, मैंने एक प्लान और किया था, एक बात आपको बताना चाह रहा था। मैं एक्चुअली क्या है कि मैं सारे स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं रह पाता, क्योंकि एलएन प्लस पे ही मुलाकात होती है, उसके बाद हमारे पास कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है जैसे मुझे, जिसके थ्रू मैं अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकूं। ठीक है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक चैनल बना लिया जाए टेलीग्राम पर, या एक ग्रुप बना लिया जाए। ठीक है, तो आपको 1-2 दिन में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, एक ग्रुप बना लेते हैं जिसके थ्रू क्या है कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन आप तक कन्वे कर दिया करूंगा। ठीक है, तो मैं उस ग्रुप का लिंक वगैरह क्रिएट कर दूंगा, किसी एक स्टूडेंट को दे दूंगा, तो वो आप लोग अपने आपस में बांट लेना। ठीक है, तो टेलीग्राम पर क्या नाम रखें, ग्रुप का नाम बताओ क्या रखें, नाम बताओ फटाफट। आरवाई की गैंग? अभी नहीं भाई, ऐसे नाम मत रखो तुम तुम तो ऐसे नाम रख रहे हो जैसे गुंडे हो तुम। आरवाई की गैंग, अबे अच्छा नाम पूछा है तुमसे भाई।
ऐसे रख लेते हैं, नर्चर फेज, ठीक है, टू फिजिक्स बाय RY, ठीक है। इनमें से मैं कोई नाम रख लूंगा, ठीक है। कोई भी इंसान मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं किसी एक को लिंक भेज दूंगा और फिर आप लोगों की जिम्मेदारी है आपस में कनेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं हर किसी को कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आई डोंट हैव दैट मच टाइम, ओके। थोड़ा सा इसी में से देख लेंगे, IIT एस्पिरेंट रख लेंगे, देख लेंगे क्या क्या हो सकता है, इनमें से कोई नाम रख लेंगे, ठीक है। सोचते हैं मैं टेलीग्राम में लिख दूंगा, सॉरी टेलीग्राम बोल रहा हूँ, हैंडआउट पे लिख दूंगा वो नाम, जो भी मैं सोचूंगा आज का जो हैंडआउट शेयर कर दूंगा उसमें लिख दूंगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए, काफी समय हो चुका है, कंफर्ट जोन में आ चुके होंगे, तो शुरुआत की जाए। आखिरी क्लास है, इसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं है वैसे भी। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं ये टेलीग्राम क्या होता है यार ये बताओ, तुम लोग रहते कहाँ पे हो, मतलब किस जगह से बिलोंग करते हो, क्या जंगलों वगैरह में रहते हो क्या, मतलब नक्सलाइट एरिया वगैरह से कहीं बिलोंग करते हो क्या, बिल्कुल आदिवासी हो क्या, ये बताओ तुम लोग हो कहाँ से मतलब बिल्कुल आदिवासी हो, देश दुनिया किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है? क्या जस्ट अभी प्रकट हुए हो क्या इस धरती पे, है कि गड्ढा वड्ढा खोद के जमीन में, क्या बिल्कुल आइसोलेट हो गए हो कि दुनिया के बारे में पता ही नहीं है कुछ? चलिए, मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को होमवर्क में, फटाफट अब हम जल्दी से काम पर आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, ठीक है। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, जस्ट गिव मी द आंसर, आपका आंसर क्या आ रहा है? मैं आपको बता दूं कि ए पार्ट का आंसर आ रहा है 10 सेकेंड्स, और बेटा बी पार्ट का ड्रिफ्ट का आंसर आ रहा है 110 मीटर। 110 मीटर, वंडरफुल यार, शानदार, वाओ। काफी सारे स्टूडेंट्स ने कैलकुलेट कर लिया है। किसी का इनकरेक्ट, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत शानदार। सबसे पहले तो आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, बोट इज हेडेड एट 37 डिग्री फ्रॉम द रिवर फ्लो डायरेक्शन। एक बात बताओ, ये जो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल कौन सी वेलोसिटी का है? आपके पास 3 वेलोसिटी होती है, 3 एजेंट होते हैं किसी भी सवाल में, इसमें रिवर की वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी या बोट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर, इन तीनों में से ये किसका डायरेक्शन दिया हुआ है? मैंने कल भी आपको बताया था, अगर आपने नोट्स बहुत तमीज से पढ़ते हो, क्लास नोट्स पढ़ते हो, अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर चुके हैं, क्या ये डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर का है? परफेक्टली, शानदार, एक नंबर। यहाँ पे हमें रिवर की वेलोसिटी दी हुई है, रिवर की वेलोसिटी बेटा क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है VR, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये रिवर फ्लो के साथ कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको याद होगा सबसे पहला स्टेप क्या होता था? वी विल ऑलवेज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट, और वेलोसिटी ऑफ बोट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या जो भी हमें गिवन वेलोसिटीज है उनको कंपोनेंट्स फॉर्म में ब्रेक करके लिखते हैं? मैं यहाँ पर इसे y एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन को, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मैं y बोल रहा हूँ, और रिवर फ्लो के अलोंग वाले डायरेक्शन को x बोल। क्या मैं यहाँ पे वेलोसिटीज को ब्रेक करके लिख सकता हूँ? बहुत बढ़िया, वेलोसिटी ऑफ रिवर ये रहा। अब इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी आ जाएगी। ग्राउंड फ्रेम में मेरी वेलोसिटी आती है 11i कैप प्लस 6j कैप। एक बात बताओ, ये 6 क्या करेगा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस 6? क्या इट विल हेल्प टू क्रॉस द रिवर? विड्थ ऑफ द रिवर कितना है? 60 मीटर, तो 60 डिवाइडेड बाय द y कंपोनेंट, this will give you the time taken to cross the river, this will give you the time taken to cross the river। क्या क्लियर है मेरी बात? बहुत बढ़िया। now we want to drift, आपको ड्रिफ्ट कैलकुलेट करनी है। ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? 11 into time, this will give you the answer 110 मीटर। बहुत ही आसान सवाल था, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने कर लिया होगा, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सवाल का जवाब भी सही आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाता कि ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी किस स्पीड से मूव कर रही है, व्हाट इज द स्पीड इन ग्राउंड फ्रेम, क्या आप इसका आंसर दे पाते? क्या हम ये कह सकते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही ग्राउंड फ्रेम में स्पीड होगी? 11 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ रही है? स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया ये? 157 मीटर पर सेकेंड।
दिस इज द स्पीड इन द ग्राउंड फ्रेम। पिंटू भैया जो कि नदी के किनारे खड़े हुए थे, उनको बोट की स्पीड कितनी दिखाई देगी? 157 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, तैयार हैं? चलिए अब हम यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशन देखने जा रहे हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स में ही, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे हेडिंग को पढ़ सकते हैं। इस हेडिंग में मैंने क्या लिखा हुआ, जल्दी से पढ़ें। इस हेडिंग में लिखा हुआ है, देखिएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस बताने जा रहा हूँ, तो अगले 15 से 20 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अब जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ इस पे आपको बहुत सारे सवाल मिलते हैं। कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। चिंटू भैया इस रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन उनका एक शर्त है कि हम कम से कम समय में क्रॉस करेंगे। हमारे पास ज्यादा समय है नहीं। चिंटू भैया ने क्लियरली कहा हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। यहां पे मान लेते हैं कि विड्थ ऑफ द रिवर क्या है? एल है। और चिंटू भैया की बोट की जो वेलोसिटी है रिवर के फ्रेम में, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है v, और रिवर की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है बेटा क्या? u। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि बोट को किस डायरेक्शन में हेडेड किया जाए, मतलब बोट को किस डायरेक्शन में हेड करें जिससे कि उन्हें मिनिमम टाइम लगे टू क्रॉस द रिवर। समझिएगा सवाल को। मैंने कहा ये तो हमें नहीं पता। हमने कहा ये तो हमें नहीं पता। मान लेते हैं कि हमने अपनी बोट को इस डायरेक्शन में हेड किया, ठीक है। दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और सपोज ये परपेंडिकुलर लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। परपेंडिकुलर लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। बहुत अच्छे। इसका y कंपोनेंट बताना जल्दी से, क्या होगा अगर ये एंगल थीटा है तो? क्या ये कंपोनेंट v cos थीटा होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है रिवर को क्रॉस करने के लिए? क्या यही कंपोनेंट जिम्मेदार है? क्या यही कंपोनेंट जिम्मेदार है मेरे भाई बंधु? तो एक बात बताओ, अगर मुझसे कोई पूछता कि टाइम कितना लगता है रिवर को क्रॉस करने में, तो टाइम लिखता मैं विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय द y कंपोनेंट। एक बात बताओ, l ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि भैया ये तो उस रिवर की विड्थ है। क्या तुम चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। l कांस्टेंट है या नहीं है? जल्दी बताओ। कांस्टेंट है। ये नीचे डिनोमिनेटर में आपको v दिखाई दे रहा है, v ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये भी कांस्टेंट है। आपके हाथ में क्या है? आप, या मतलब जो चिंटू भैया उस बोट को चला रहे हैं, या बोट बोल सकते हैं, स्टीमर भी बोल सकते हैं, आपके हाथ में क्या है? आप क्या चेंज कर सकते हो ये बताओ। क्या आप उस बोट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो? आपके पास जो भी बोट है, आप चाहें तो बोट इस डायरेक्शन में चलाएं, आप चाहें तो बोट इस डायरेक्शन में चलाएं, जिस डायरेक्शन में मन करे। क्या आप बोट को उस डायरेक्शन में मोड़ सकते हो मेरे गरीब भाई बंधु?
बहुत बढ़िया, ये है v और ये है u। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस केस में वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगी, इस केस में जब टाइम मिनिमम लगा उस केस में वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगी, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे u i कैप प्लस v j कैप, क्योंकि अब इसका कोई भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग तो है ही नहीं। आप खुद देख लो, अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये तो सीधे सीधे y के अलोंग हो गया ना भाई। इस केस में ग्राउंड फ्रेम में बोट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी कहीं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, देखो आराम से, क्या ये समझ में आ रहा है? इन दोनों का वेक्टर समेशन और यहां कहीं पहुंचेगा और ड्रिफ्ट अभी ये होगा। जब टाइम मिनिमम लगा उस समय ड्रिफ्ट की वैल्यू बताओ क्या हो, इस समय ड्रिफ्ट की वैल्यू बताओ क्या होगी। ड्रिफ्ट तो हम सीधे सीधे क्या लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट, और इस समय एक्स कंपोनेंट है आपका यू। एक जना बोल रहे हैं ड्रिफ्ट जीरो होगी, क्यों भाई ड्रिफ्ट जीरो कहाँ है, ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है बोट इस डायरेक्शन में चल रही है। मेरे गरीब भाई बंधु ये बताओ क्या बोट इस डायरेक्शन में चल रही है क्या? ऐसा सवाल हम कल भी कर चुके हैं। बोट तो इस डायरेक्शन में हेडेड है, लेकिन रिवर फ्लो की वजह से एक्चुअल ग्राउंड फ्रेम में क्या बोट इस डायरेक्शन में जा रही होगी? कल मैंने आपको ये डायग्राम बना करके भी भेजा था, ऐसा सवाल हम कल सॉल्व कर चुके हैं। जरा ध्यान से देखना, क्या ये वाला डायग्राम याद आ रहा है? ये कल के हैंडआउट का डायग्राम है। इसमें हमेशा रिवर का जो हेड था, सॉरी रिवर बोल रहा हूं, बोट का जो हेड था वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में बोट इधर चल रही थी। याद करो, याद करो। तो बताओ ड्रिफ्ट क्या होगी, एक्स कंपोनेंट कितना है u इंटू टाइम कितना है l/v। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ये है मिनिमम टाइम की कंडीशन। ये किसकी कंडीशन है बेटा? मिनिमम टाइम की कंडीशन है। याद रखना कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमें टाइम मिनिमम चाहिए, तो बोट को हमें रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हेड करना पड़ेगा। क्लियर? देख सकते हैं आप, आराम से देखिए, समझने का कोशिश करिए। यहाँ पर इन स्टेटमेंट्स को मैंने लिख दिया, इन्हें फटाफट नोट डाउन करें। काम की चीज यही है। ग्राउंड फ्रेम में अगर स्पीड पूछी जाए, ग्राउंड फ्रेम में बोट की स्पीड बताओ क्या होगी? क्या इसका मैग्नीट्यूड? जितना पढ़ाया जा रहा है समझते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। खुशहाल शेठी, थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करें, भगवान ने अच्छा खासा दिमाग दिया है। अभी टाइम मिनिमम है, ड्रिफ्ट मिनिमम नहीं है। टाइम को मिनिमम किया है। क्या ध्यान से देखें स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विल बी मिनिमम व्हेन द बोट इज हेडेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर। मतलब जब VVR रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर होगा उस समय टाइम मिनिमम होगा। टाइम मिनिमम है भाई, और इस समय ड्रिफ्ट की वैल्यू ये आएगी। क्या इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट याद करना है? आगे बढ़े, याद कर लो ये, बस इतना स्टेटमेंट याद रखो, याद रहेगा। कोई आपसे पूछ ले बोट किस डायरेक्शन में हेड किया जाए, कि टाइम मिनिमम आ जाए, क्या बोलोगे? रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर। चलिए नेक्स्ट, अगली कंडीशन की तरफ। ये हमारी पहली कंडीशन थी, फर्स्ट केस था ये। अब हम अगले केस की तरफ मूव कर रहे हैं, केस नंबर 2, कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट। एक बात मुझे बता दो जल्दी से फटाफट कि जीरो ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ? क्या जीरो ड्रिफ्ट का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए भाई? अगर मैं यहां पे हूं तो मैं जस्ट इसके वर्टिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाऊं। ग्राउंड फ्रेम से अगर कोई इंसान देख रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए? क्या एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए? एक बात बताओ, अगर मैं अपनी बोट को इस डायरेक्शन में हेड कर दूं तो क्या मैं बी पॉइंट पे पहुंच पाऊंगा? सोच के बोलना। अगर मैं अपनी बोट को इस डायरेक्शन में हेड कर दूं, जो कि तुमने अभी ऊपर वाला केस देखा, क्या मैं पॉइंट बी पे पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंचूंगा।
क्यों नहीं पहुंचूंगा? क्योंकि रिवर फ्लो की वजह से क्या मैं कहीं इधर कहीं पहुंचूंगा मेरे भाई बंधु? क्या ये लॉजिकली आपको बात समझ में आ रही है? तो एक बात बताना, अगर मुझे पॉइंट बी पर पहुंचना है तो अपनी बोट को किस डायरेक्शन में हेड करूं? क्या ए बी लाइन के राइट साइड में या फिर ए बी लाइन के लेफ्ट साइड में? लॉजिकल कॉमन सेंस से जवाब देना, 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा ये। अगर तुमने राइट साइड में इधर हेड किया तो गारंटी है कि उसका माई का लाल भी पॉइंट बी तक नहीं पहुंचा सकता मेरे भाई, क्योंकि अगर तुमने इधर हेड किया तो गारंटी है तुम इधर कहीं पहुंचोगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो इतना तो तय है कि मुझे अपनी बोट को, देख लेना कॉन्सेप्ट समझ लेना, मुझे अपनी बोट को इधर कहीं किसी पर्टिकुलर एंगल पर, ये कोई एंगल भी तो कोई पर्टिकुलर एंगल होगा ना, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर हेड करना पड़ेगा। तब जाकर के हो सकता है कि जब मैं बोट को इस डायरेक्शन में हेड करूं तो ग्राउंड फ्रेम में मैं पॉइंट बी पे पहुंच जाऊं। क्या ये बात समझ आ गई है? क्या ये बात समझ आ गई है? अब सवाल उठता है कि ये एंगल क्या होगा, ये थीटा क्या होगा, क्या किसी भी एंगल पे हेड करने से पहुंच जाएंगे? हमने कहा बिल्कुल नहीं। हमने कहा देखते हैं भाई, सवाल को सॉल्व करते हैं। ये है आपका v और वेलोसिटी ऑफ रिवर है u। सबसे पहला स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? क्या ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी लिख लें? रिवर इस समय राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, कुछ भी ना दिया हो तो आपको यही मानना है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, जल्दी से लिख करके बताओ कंपोनेंट्स फॉर्म में, फटाफट। समझदार हो, लिखते जाना। तुम लोग साथ साथ में लिखते हो ना, चैट बस टाइप करते रहते हो। चैट जो टाइप करते रहते हैं ना, वो 2 साल बाद चाट बेचते हुए नजर आएंगे। ठेला लगा करके बेच रहे होंगे 20 रुपए की चाट, पानी पूरी, जो हर समय टाइप करते रहते हैं। ये हमारी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। जल्दी से बताओ ये क्या लिखो? मेरे हिसाब से माइनस के u साइन थीटा आई कैप प्लस u कॉस थीटा जे कैप। देखो देखो ध्यान से, u की जगह ये v आएगा, सॉरी ये v, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और x कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। लेकिन x कंपोनेंट नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप, वेलोसिटी ऑफ रिवर बताओ क्या लिखोगे? ये तो आसान है, रिवर फ्लो को कोई मतलब ही नहीं है, तुम बोट किसी भी डायरेक्शन में ऐड कर लो, रिवर तो भैया राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो रिवर फ्लो की वेलोसिटी ui है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन द ग्राउंड फ्रेम? क्या इन दोनों का समेशन कर दिया जाए? तो क्या मैं u माइनस वी साइन थीटा, ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे मैं बहुत आसान आसान चीजें कर रहा हूं और तुम भी मेरे साथ करते जा रहे हो बिना देखे स्क्रीन पर। क्या ये सारी चीजें देख देख करके टीप टीप करके लिखने की जरूरत है, या तुम खुद से लिख सकते हो? खुद से लिख पा रहे हो? क्या अभी तक हमने कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस का यूज किया है? नहीं किया। एक बात बताना, अब काम की बात शुरू होती है। पॉइंट बी पर पहुंचने का मतलब क्या हुआ? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस 0 है? क्या x बराबर 0 कर दिया जाए मेरे भाई बंधु? और x बराबर क्या होता था? क्या वो ux इंटू टी होता था? कुछ याद आ रहा है? x कंपोनेंट इंटू टी। क्या तुम्हें इस समय x कंपोनेंट दिखाई दे रहा है? हो, मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ समझ में आ गया। क्या कुछ चमका? अगर ड्रिफ्ट 0 है तो हम कह सकते हैं कि इसका x कंपोनेंट 0 होना चाहिए, और x कंपोनेंट तुम्हें दिखाई दे गया है, तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि u बराबर v साइन थीटा होना चाहिए? मतलब यहां पर इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो u के बराबर हो जाए, बात खत्म। तो यहां से बेटा जल्दी से बताना, साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखना चाहेंगे आप? क्या लिखना पसंद करेंगे? जल्दी से बताएं। साइन थीटा बराबर क्या आप u बाई v लिखना पसंद करेंगे? इसको कर दो डिब्बे के अंदर बंद। साइन थीटा क्या आप u बाई v लिखेंगे? एक बात बताओ, साइन थीटा की वैल्यू तो 1 से कम ही होगी। साइन थीटा की वैल्यू तो 1 से कम ही होगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो 90 से कम ही रखनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर अगर ये साइन थीटा 1 से कम है तो ये कब संभव हो सकता है? जब कौन बड़ा हो, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? समझदार हो, पढ़े लिखे हो, जल्दी बताने का प्रयास करें। ये ध्रुव कुमार यहाँ लिख रहे हैं कि सर आपने यूएक्स को 0 क्यों किया? बेटा ध्रुव, तुम्हारे नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं, हम बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है? ये तारा मंडल में तुम घूमते हुए नजर आओगे, बता दी, फालतू की बात करोगे तो। जरा देखिएगा, क्या साइन थीटा अगर 1 से कम है तो ये तभी संभव हो सकता है जब डिनोमिनेटर, सुनना ध्यान से, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये तभी संभव हो सकता है जब u इज लेस देन v? हो, नहीं आया समझ, नहीं आया, नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा। यहां से क्या कंक्लूड किया जा सकता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। v क्या था? v इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और u क्या था? वेलोसिटी ऑफ रिवर। मतलब जीरो ड्रिफ्ट। कभी कभी आपसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं मेंस लेवल पर, आपको डेटा दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है या नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? इफ, सुन लेना ध्यान से, इफ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड, मतलब बोट की वेलोसिटी रिवर के फ्रेम में जो थी वो अगर रिवर से ज्यादा हुई तभी जीरो ड्रिफ्ट इज पॉसिबल। क्या ये बात समझ आई? क्या हमेशा जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है? क्या हर केस में आप पॉइंट बी तक पहुंच सकते हो? चिंटू भैया ने अपनी बोट यहां से चलाई और उस बोट की स्पीड कुछ भी रहे, क्या वो पॉइंट बी तक पहुंच पाएगा? जल्दी बताओ। मान लो इस रिवर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, मान लो ये वेलोसिटी आपको 5 मीटर पर सेकंड दी होती रिवर की, तो बताओ चिंटू भैया की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो पॉइंट बी तक पहुंच जाए? सवाल को सुनिएगा ध्यान से। क्या चिंटू भैया की बोट अगर 3 मीटर पर सेकंड से चलेगी तो क्या पॉइंट बी तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। कब पहुंचेगी? तभी संभव है जब चिंटू भैया अपनी बोट को 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ज्यादा स्पीड से चलाएं, ज्यादा स्पीड से चलाएं, तभी संभव हो सकता है। मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगर 5 से ज्यादा होगा तभी जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है। क्या ये बात समझ आ गई? अगर मेंस लेवल पे आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएं, 4 ऑप्शन दे दिए जाएं कि बताओ कि जीरो ड्रिफ्ट किस केस में पॉसिबल है, क्या देखते ही टिक मार दोगे? क्या देखते ही तुरंत समझ में आ जाएगा? कोई भी वेलोसिटी जो 5 से ज्यादा होगी, बस दैट्स ऑल। ओके, डायरेक्शन आपको समझ आ गया? डायरेक्शन आपको यहां रखना पड़ेगा। याद रखने का तरीका बहुत आसान है। साइन थीटा बराबर दो वेलोसिटी का रेशियो है, दो वेलोसिटी का रेशियो है, एक ऊपर और एक नीचे। लॉजिकली समझ में आ रहा है? जो बड़ी वेलोसिटी होगी वो डिनोमिनेटर में आएगी, जो छोटी होगी वो ऊपर आएगी। बात खत्म। ओ मेरे गरीब भाई बंधु, नहीं आई समझ में? तो कुछ लोगों का वीडियो ऑन है एक्चुअली में, तो उसकी वजह से क्या है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है कुछ स्टूडेंट्स को, और वॉइस में थोड़ा लैग भी आ रहा है। तो मेरी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने वीडियोस को बंद कर दें, क्योंकि कोई भी आपकी शकल को देखने के लिए यहाँ इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? एवरीवन इज फोकसिंग ऑन मी एंड माय वर्ड्स। तेरा ध्यान किधर है भाई? तेरा हीरो तो इधर है भाई। चलो भाई ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जरा फोकस करिएगा। हम बोल सकते हैं डायरेक्शन की बात की जाए तो ये एंगल याद रखना, ये एंगल मैंने किससे लिया? रिवर फ्लो से लिया है या रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से लिया? रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। साइन थीटा u बाई v दो वेलोसिटी का रेशियो है, जो वेलोसिटी ज्यादा हो नीचे लिख दो, बस दैट्स ऑल। जीरो ड्रिफ्ट तब पॉसिबल है। क्या ये बात क्लियर है? क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखना, इस केस में अगर मैं वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं, वेक्टर डायग्राम, तो मेरा वेक्टर डायग्राम किस तरीके का बनेगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखें, अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं। ये है रिवर की वेलोसिटी, ये किसकी वेलोसिटी थी बेटा? वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर, ठीक। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। अगर एक बात बताओ, एक्स कंपोनेंट 0 हो गया
अगर x कंपोनेंट 0 हो गया तो सिर्फ y कंपोनेंट बचा है। तो ग्राउंड फ्रेम में बोट की वेलोसिटी क्या सिर्फ y डायरेक्शन में होगी? क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्राउंड फ्रेम में इन दोनों का रिजल्टेंट y डायरेक्शन में आएगा? मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्राउंड फ्रेम में ये डायग्राम बनेगा। देखो देखो, आराम से देखो, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो प्यार मोहब्बत से देखो, जल्दबाजी तो बिल्कुल हमें है ही नहीं। जरा ध्यान से देखो, ग्राउंड फ्रेम में क्या हम ये कह सकते हैं, ग्राउंड फ्रेम में मतलब कोई इंसान अगर जमीन से देख रहा हो तो बेटा पता है उसको ऐसा फील होगा जैसे कि बोट रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर चल रही है। बोट रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर चल रही है। ये वेक्टर डायग्राम आपको समझ में आया? मतलब हम ये कह सकते हैं फॉर जीरो ड्रिफ्ट, देखना ध्यान से, ये स्टेटमेंट को लिख लेना, फॉर जीरो ड्रिफ्ट। अब कौन किसके परपेंडिकुलर है जल्दी से बताओ। जीरो ड्रिफ्ट जब है, जब कौन परपेंडिकुलर है, वीबीआर या वीवी? वीवी परपेंडिकुलर है। मतलब हम ये कह सकते हैं फॉर जीरो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ बोट इज परपेंडिकुलर टू वीआर। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? देखो इसकी फील लेना चाहोगे? एक्चुअली में क्या होगा, तुम अपनी बोट को इस डायरेक्शन में हेड करोगे, है ना? हेड तो इस डायरेक्शन में करोगे और रिवर फ्लो की वेलोसिटी इधर होगी, तो ग्राउंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, और करना भी चाहिए। ग्राउंड वाले इंसान को ऐसा लगना चाहिए तुम इस लाइन के अलग मूव कर रहे हो। लिखो जल्दी से इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि फॉर जीरो ड्रिफ्ट वीवी वेलोसिटी ऑफ बोट इन ग्राउंड फ्रेम इज परपेंडिकुलर टू वीआर। क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? इस केस में टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, जल्दी से बताना, टाइम भी पूछ ही लेते हैं। टाइम तो वैसे भी y कंपोनेंट पे डिपेंड करता था, और y कंपोनेंट कितना है? v cos थीटा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ t बराबर l अपॉन v cos थीटा। और ये v cos थीटा है क्या? ये v cos थीटा ही तो वेलोसिटी ऑफ बोट है, तो इसी को हम लिख सकते हैं l अपॉन वी। देखो आराम से देखो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, पॉज लो, आराम से अपने दिमाग को ठंडा करो और सोचो कि मैंने इतनी देर से आपको क्या समझाया है। जल्दी सोचो फटाफट, पॉज लो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 मिनट का समय, देखो आराम से क्या लिखा हुआ है। देख लिया? फाइनली लास्ट बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फटाफट से, क्विकली देखिएगा ध्यान से। मुझे ड्रिफ्ट को जीरो करना है। जीरो ड्रिफ्ट का मतलब है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को जीरो करना है। यहां से साइन थीटा की वैल्यू आती है u बाई वी, लेकिन हमें पता है साइन थीटा 1 से कम होगा, और साइन थीटा 1 से कम तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, मतलब v इज ग्रेटर देन u। मतलब जीरो ड्रिफ्ट तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ रिवर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है भाई? ओके, इस केस में आपका वेक्टर डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ये आप देख पा रहे हैं, इस केस में आपका वेक्टर डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ये है वेलोसिटी ऑफ बोट, ये है बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, और ये ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी। इस बार कौन किसके परपेंडिकुलर है? मिनिमम टाइम में कौन परपेंडिकुलर था? याद रखने का तरीका, क्विक जल्दी से बताओ। जब टाइम मिनिमम था तो कौन किसके परपेंडिकुलर था? उस समय वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ रिवर के परपेंडिकुलर था। और जब जीरो ड्रिफ्ट है उस समय कौन परपेंडिकुलर है? उस समय वेलोसिटी ऑफ बोट परपेंडिकुलर है। क्लियर? मेरी बात समझ आ चुकी है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, शानदार। एक और बात देखना जरा ध्यान से, इंटरेस्टिंग बात। कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट को ही ना लोग मिनिमम डिस्टेंस भी बोलते हैं, कंडीशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। ये बात आप समझ रहे होंगे।
कंडीशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि रिवर को क्रॉस करने में यही तो मिनिमम डिस्टेंस है ना भाई, इससे मिनिमम हो ही नहीं सकता। तो अगर जीरो ड्रिफ्ट की बजाय अगर मिनिमम डिस्टेंस लिखा हो तो भी उसी केस में ये कंडीशन लगा देंगे आप। अब सर इसमें हम क्या याद रखें? आपको पता है क्या याद रखना है? आप ये वाली बात याद रखना, साइन थीटा बराबर यू बाई बी। बस आपसे सारे सवाल हो जाएंगे, आपसे सारे सवाल हो जाएंगे। क्या आप अगला सवाल सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अगला सवाल सॉल्व करने के लिए तैयार हैं मेरे भाई बंधु? चलिए आपके सामने अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये रहा सवाल, आप देख सकते हैं इस सवाल में आपको विड्थ ऑफ द रिवर 60 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, मैं कुछ भी आपको याद नहीं करा रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड 5 है, वेलोसिटी ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड 4 है। मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, ड्रिफ्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ बोट। समय शुरू होता है आपका अब, 1 मिनट का समय आपको। सॉल्व करें फटाफट। क्या सॉल्व हो गया? मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। याद करें कंडीशन ऑफ मिनिमम टाइम। क्या कुछ याद आ रहा है? मेरे हिसाब से तो मेरा सॉल्व हो चुका है, आप में से भी काफी सारे लोग जवाब निकाल चुके हैं। मिनिमम टाइम की कंडीशन क्या थी? क्या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर और रिवर फ्लो के बीच का एंगल जो है, क्या ये एंगल आपको 90 होना चाहिए? क्या ये एंगल 90 होना चाहिए भाई? तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या लिख देंगे? मेरे हिसाब से वेलोसिटी ऑफ बोट आ जाती है 4i कैप प्लस 5j कैप, 4i कैप प्लस 5j कैप। सवाल खत्म। क्या सवाल आप लोगों का खत्म हो चुका है? क्या मैंने गलत लिखा है क्या? बिल्कुल सही लिखा है बेटा, तुमने उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखना, ये है 5j कैप और ये 4i कैप। कुछ लोगों ने उल्टा लिख दिया है। वेलोसिटी ऑफ रिवर के अलोंग तो एक्स एक्सिस होगा ना, तो मिनिमम टाइम बताओ, मिनिमम टाइम क्या आएगा? टाइम के लिए कौन जिम्मेदार है? टाइम के लिए कौन जिम्मेदार है? वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट कितना है? 5, तो 60/5। मेरे हिसाब से आंसर आ चुका है 12। क्या 12 सेकंड आपका मिनिमम टाइम आ गया? क्या 12 सेकंड आपका मिनिमम टाइम आ गया? बहुत बढ़िया। ड्रिफ्ट बताओ, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट के लिए कौन जिम्मेदार है? एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट कितना है? 4 इंटू टाइम, 12 इंटू 4। क्या ये 48 मीटर आ गया? बहुत अच्छे। सी पार्ट, वेलोसिटी ऑफ बोट इन द ग्राउंड फ्रेम, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। क्या लिखेंगे बेटा? 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, √41 मीटर पर सेकेंड। एक बात बताओ, इतनी सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी, आपको सिर्फ एक बात याद है तो भी आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं? जल्दी बताओ। आपको सिर्फ एक बात याद थी कि अगर कहीं लिखा है मिनिमम टाइम, दिमाग की घंटी बजी, टन, तुरंत समझ में आया कि बोट की वेलोसिटी इन फ्रेम ऑफ रिवर, रिवर के परपेंडिकुलर होगी। क्या इसके बाद ये सवाल आपके लिए बहुत ही सस्ता और एक चूरन बन चुका है? क्या आप लोगों को नहीं लग रहा कि सवाल बहुत ही आसान है? इस केस में अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो देखिएगा, डायग्राम बना करके मैं आपको दिखा देता हूं। इस केस में अगर डायग्राम बनाना चाहेंगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। विड्थ कितनी है रिवर की? व्हाट इज द विड्थ? 60 मीटर। आपने बोट को इस डायरेक्शन में हेड किया, 5 मीटर पर सेकेंड, और
रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ग्राउंड फ्रेम में बोट इस डायरेक्शन में चल रही होगी। जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो उसे समय सबसे कम लगेगा और ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 48 मीटर। क्या ये बात क्लियर है? क्या आपको लग रहा है ये क्वेश्चन सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दिया गया? किसी को नहीं समझ में आया हो तो हाथ ऊपर कर सकता है। बोट इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हेडेड है। क्या आप डायग्राम देख करके फील ले पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़े। क्या अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसी सीरीज में। अगला सेम क्वेश्चन है, कोई डेटा चेंज नहीं किया गया, वही सेम क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। ये मान लीजिए उसी क्वेश्चन का ये नेक्स्ट पार्ट है, उसी क्वेश्चन का ये नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन इस बार आपसे क्या पूछा गया है? इन विच डायरेक्शन बोट हेडेड फॉर द जीरो ड्रिफ्ट। सवाल को समझिएगा, सवाल को समझिएगा। ये केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट। अब देखते हैं भाई आप लोग क्या सीखे थे, क्या सीखे थे अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। अभी समझ में आ जाएगा कि आपने समझा है या रट्टा मारा है। डेटा सेम है, सॉल्व करें। सभी लोगों का मुझे आंसर चाहिए बेटा, सभी लोगों का। आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन सभी लोग आंसर निकालो। क्या मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय आपको बोट को इस डायरेक्शन में कहीं हेड करना पड़ेगा। जिसको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है वो तुरंत कर देगा। मान लो वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा है, तो मैं डायरेक्टली थीटा बता सकता हूं। मैंने एक जुगाड़ बताई थी याद रखने की, साइन थीटा बराबर, जल्दी बताओ, जो वेलोसिटी छोटी है वो ऊपर, जो बड़ी है वो नीचे। क्या यही लिखेंगे भाई? क्या साइन थीटा बराबर 4/5? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ये जाना पहचाना एंगल है मेरे भाई? क्या तुम्हें याद आ रहा है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 53 डिग्री। क्या तुम्हें थीटा की वैल्यू 53 दिखाई दे रही है? अब अगर डायरेक्शन लिखना है तो जनरली क्वेश्चंस में जो डायरेक्शन दिया होता है ना, वो रिवर फ्लो के साथ दिया होता है। अब रिवर तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो एक बात बताओ, इसी चीज को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? देखो ये एंगल हो गया 90 प्लस 53 डिग्री, तो यहां पर इसी आंसर को ऐसे लिखा जा सकता है 143 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? बोट शुड बी हेडेड, देखना किताबों में कैसे लिखा होगा, अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, बोट शुड बी हेडेड, boat should be headed in direction of 143 degree with river flow, with river flow। अगर इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा हो तो तुम देख करके घबरा जाओगे या समझ पाओगे? घबरा तो नहीं जाओगे मेरे भाई बंधु? बहुत बढ़िया। ये तो ये पार्ट हो गया। बी पार्ट, बी पार्ट देखो, अब सवाल आपके लिए बहुत आसान हो गया है। देखो कॉन्सेप्चुअली अगर आप ध्यान से देखो ना, ये 5 था, ये एंगल 53 आ गया। तो देखो इसका ये वाला कंपोनेंट तो 4 ही हो गया, वो तो कैंसिल आउट हो गया बराबर करके। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? इसका 3 हो गया। तो टाइम पूछा है, टाइम, तो टाइम कितना लगेगा? विड्थ कितनी है? 60 अपॉन वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट कितना है इसका? ये समझ में आया? 3 कैसे आया? ऐसे कितने भाई बंधु हैं जिनको ये समझ में नहीं आया 3 मैंने कैसे लिखा है? देखो बेटा ये 5 है, ये एंगल 53 है, तो 5 cos 53, तो ये वाला कंपोनेंट 3, ये वाला कंपोनेंट 4। तो जल्दी से बताओ, y कंपोनेंट 3 है, तो मेरे हिसाब से टाइम 20 सेकंड आ गया। मेरे हिसाब से टाइम 20 सेकंड आ गया। क्या ये बात समझ आ गई है? सी पार्ट, सी पार्ट, वेलोसिटी ऑफ बोट इन द ग्राउंड फ्रेम। समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आपको समझ में आ गया कि ग्राउंड फ्रेम में सिर्फ यही वाली वेलोसिटी बचेगी। क्या डायरेक्टली सिर्फ मैं 3j कैप लिख सकता हूं?
यार तुम लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ आया हो तो पूछ सकता है, किसी को किसी भी चीज में डाउट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, पूछ सकता है भाई, लेकिन तुम्हें अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करना होगा। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? तुमने बोर्ड को अपना इस डायरेक्शन में हेड किया होगा, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में बोट इस डायरेक्शन में जा रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? फील दिलाऊं? फील लोगे? देखो पता है क्या होगा, बोट इस तरीके से हेडेड होगी ऐसे, और चल इस पर रही होगी इस तरीके से। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर बी पार्ट समझ नहीं आया। चलिए बी पार्ट बता देते हैं। बेटा देखो एंगल निकाल चुके हो ये 53 डिग्री, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकते हो। एक होगा 5 cos 53 y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 3, और x कंपोनेंट कितना हो जाएगा 4। ये बात समझ आ गई? x कंपोनेंट तो 0 हो चुका है, बचा कौन सा? सिर्फ y कंपोनेंट। और क्रॉसिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? y कंपोनेंट ही तो जिम्मेदार होता है। y कंपोनेंट कितना है 3, तो जरा ध्यान से देखना टाइम कितना लगेगा 60 डिवाइडेड बाय 3, खत्म हो गया। क्लियर? चलिए इसका अगर मुझे कोई डायग्राम मिलेगा अच्छा सा तो मैं हैंडआउट में डायग्राम डाल दूंगा इसका, ठीक है? अगला सवाल करने के लिए तैयार है? एक बात बताओ, ये अभी मैंने आपको जो दो केसेस पढ़ाए, क्या तुम्हें इसमें कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला याद करना है क्या? भैया देखो फिजिक्स जो है ना वो फॉर्मूले पे नहीं चलती है ना, रट्टा नहीं मारना। जिसको कॉन्सेप्ट पता है क्या वो सवाल सॉल्व कर पाएगा? जिसको कॉन्सेप्ट पता है क्या वो सवाल सॉल्व कर पाएगा? बताओ पहला कॉन्सेप्ट क्या था? मिनिमम टाइम के लिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जीरो ड्रिफ्ट के लिए एक्स कंपोनेंट जीरो करना है, मतलब साइन थीटा बराबर यू बाई वी, दैट्स ऑल। क्या पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी ऐसे सवालों को करने के लिए? क्या तुम्हें देखते ही समझ में आ गया था कि इसमें जीरो ड्रिफ्ट संभव है? हाँ बिल्कुल आ गया था। क्यों? क्योंकि हमें दिख गया था कि ये वाली वेलोसिटी इससे ज्यादा आ रही है। अगर उल्टा होता, मान लो ये 5 होती ये 4 होती, तो क्या जीरो ड्रिफ्ट संभव था? नहीं था, नहीं था। क्या क्लियर है ये मेरी बात? बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन वंस मोर। तैयार हो? अरे तैयार हो पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, सवाल को पढ़िए, बढ़िया सवाल है। इसमें दोनों कंडीशंस को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। जरा देखें क्वेश्चन, पढ़ें आराम से, समय लें अपना। मैं आपको समय देता हूं, आराम से लें। आप भी सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व करूंगा, आप चिल रहे हैं एकदम। अपना अपना सॉल्व करेंगे, कोई स्क्रीन पे नहीं देखेगा भाई। पहला पार्ट तो बहुत आसान है, पहला पार्ट तो तुरंत आ जाना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रिवर तो तुरंत आ जाती है, 12 मीटर पर सेकेंड। इसमें तो आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ती।
ए पार्ट लिया। लास्ट 2 minutes आर रिमेनिंग, लास्ट 2 minutes आर रिमेनिंग भाई। सन्नाटा छाया हुआ है भाई। कॉन्सेप्ट समझ आया होगा तभी होगा ये सवाल। चलिए शुरुआत की जाए, शुरुआत की जाए मेरे भाई बंधुओं। शानदार, काफी लोग आंसर निकाल चुके हैं, वंडरफुल। जिन लोगों से सवाल नहीं आया मैं आप लोगों को कहूंगा कि सवाल को दोबारा पढ़ें, बढ़िया सवाल है। ये मान करके चलिए इस सवाल में सब कुछ पूछ लिया है, और अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया, अगर आपने इस सवाल को समझ लिया और कर लिया, तो मैं समझता हूं कि मिनिमम टाइम और जीरो ड्रिफ्ट वाले सारे सवाल आपसे हो सकते हैं, सारे सवाल आपसे हो सकते हैं। विड्थ ऑफ द रिवर, मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा कि विड्थ ऑफ द रिवर जो है वो 400 मीटर आ रही है भाई। विड्थ ऑफ द रिवर 400 मीटर आ रही है। चलिए शुरुआत करें, देखें ध्यान से। A boat can cross the river in the minimum time of 20 seconds with a drift of 240 meter. अगर बोट मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करता है तो उसे 20 सेकंड लगता है। क्या मिनिमम टाइम की कंडीशन आपको याद है? मिनिमम टाइम के केस में हम बोट को इस तरीके से हेड करते थे, ये होती थी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, और ये होता था वेलोसिटी ऑफ रिवर, और बोट यहां कहीं पहुंचता था। हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि इसका मैग्नीट्यूड v है और इसका मैग्नीट्यूड u है, नहीं पता, और ये स्टैंडर्ड नोटेशन है जो कि मैं हमेशा से मानते हुए आ रहा हूं। क्यों बेटा? ठीक। एक बात बताओ, मिनिमम टाइम कितना लगता था? मिनिमम टाइम क्या आपको याद है? L by v होगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है। y कंपोनेंट v है, तो L by v बराबर 20। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूँ? क्या इसे मैं बेटा इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूं? ठीक है। दूसरा एक बात बताओ, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट बराबर कितना होता था? एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट इस केस में u ही होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम। टाइम मुझे दिया हुआ है, यहां से u की वैल्यू आ गई, मतलब मुझे वेलोसिटी ऑफ रिवर पता चल गया। ये बताओ क्या ए पार्ट आपको समझ आ गया? ए पार्ट तो हर इंसान से होना चाहिए था, ए पार्ट तो हर किसी से होना चाहिए था, नहीं हुआ तो ये बहुत दुख की बात है। क्या ये पार्ट आपको समझ आ गया? आपको पता है कि पहले वाले केस में जो वेलोसिटी ऑफ बोट थी उसे हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते थे u i कैप प्लस v j कैप। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है भाई बंधुओं? बहुत बढ़िया। अब आते हैं, देखो आगे इस सवाल में क्या दिया हुआ है। जब बोट शॉर्टेस्ट पाथ लेता है देन इट टेक्स 25 सेकेंड्स टू क्रॉस द रिवर। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या होगा? जस्ट टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। क्या शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब यहाँ पे जीरो ड्रिफ्ट है? क्या शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब यहाँ पे जीरो ड्रिफ्ट हुआ? जीरो ड्रिफ्ट के केस की कहानी क्या कुछ ऐसी होगी? ऐसी वाली देखो ध्यान से, ऐसी होगी या नहीं होगी? इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉन्सेप्ट की बात, एक कंपोनेंट ये होगा v sin थीटा और एक कंपोनेंट ये होगा v cos थीटा। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ। इस समय टाइम कितना लगता है? टाइम, मुझे टाइम की वैल्यू 25 दी हुई है। क्या मैं टाइम बराबर L अपॉन v cos थीटा लिख दूं? जल्दी बताना, जल्दी बताओ क्या ये मैंने सही लिखा है? क्योंकि जब वो थीटा एंगल पे मूव कर रहा होगा तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट v होगा या v cos थीटा होगा? एक बात बताओ, क्या तुम्हें L by v की वैल्यू पता चल चुकी है? L by v की वैल्यू बेटा 20 है। L by v की वैल्यू 20 है, तो क्या मैं उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं? क्या 20 अपॉन cos थीटा लिख दूं?
मुझे लग रहा है बेटा सवाल सॉल्व हो गया है। क्या तुम्हें भी लग रहा है सवाल सॉल्व हो गया है? यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाती है 20/25। 20/25 ऐसा लग रहा है 4/5 होता है। यार 4/5 कभी देखे हो जीवन में? पहले 4/5 कभी देखे हो? याद आ रहा है कुछ? यहां से बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 37 डिग्री आ गई। जिसको थीटा पता चल गया उसका काम हो गया, क्योंकि आपको याद होगा कि साइन थीटा बराबर क्या था? क्या साइन थीटा बराबर u/v था? थीटा की वैल्यू 37 पुट करो, साइन 37 की वैल्यू 3/5, u आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 12/v। मेरे हिसाब से यहाँ पे v की वैल्यू आ जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू आ जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या लग रहा है? क्या समझ में आया? बाउंसर है क्या? क्या फुल टॉस है? इट्स अ बाउंसर और फुल टॉस? फुल टॉस है बेटा, बहुत शानदार। अब एक बात बताओ, अगर v पता चल गया, अगर v पता चल गया तो इक्वेशन 1 में अगर v की वैल्यू पुट कर देंगे तो l नहीं पता चल जाएगा? सी पार्ट, सी पार्ट जल्दी बताओ जल्दी। l/b बराबर 20 था, v की वैल्यू पता चल गई तो क्या l की वैल्यू आ गई 20/20 इंटू, नहीं आया? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? सवाल कैसा था? आराम से देखिए, जिन लोगों को थोड़ी भी तकलीफ हो रही हो, पैनिक होने की बात नहीं है। जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है स्ट्राइक ना किया हो। घर पे जाकर के रिलैक्स माइंड से एक कप चाय के साथ माहौल का मजा लेते हुए क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा। स्टार मार्क कर देता हूं, स्टार मार्क कर देता हूं। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ एक नालायक है, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उसको ये तमीज भी नहीं है कि एक फैकल्टी के सामने किन वर्ड्स का यूज करना चाहिए और किन वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए। नॉन स्टॉप हर समय नंबर आते नहीं, रैंक 400-500 के भी बाहर चल रही है, लेकिन हर समय नॉन स्टॉप सिर्फ चैट में टाइप करना होता है उसको। मैं नाम लेकर के अपना मुंह गंदा करना नहीं चाह रहा, ठीक है, क्योंकि अब मुझे उस स्टूडेंट का नाम लेने में भी बहुत शर्म आती है कि मेरे बैच में ऐसे घटिया 2 कौड़ी के स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। लेकिन बहुत शर्मनाक बात है कि कोई सुधार नहीं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, बदतमीज है एक नंबर के, फालतू की चीजें चैट में टाइप करते हैं। ये भी नहीं पता कि उनके सामने कौन बैठा हो सकता है मे भी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़े भाई लोगों के साथ वो शायद इसी लैंग्वेज का यूज करते हो। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े भाई, तैयार हो? क्या इस सवाल को दोबारा से घर पे जाकर के अटेम्प्ट करोगे? क्या इस सवाल को दोबारा से घर पे जाकर के अटेम्प्ट करोगे? ओके चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि मिनिमम टाइम और क्रॉसिंग वाली चीजें आपको समझ आ गई होंगी। लेकिन याद रखना, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा अगर तुमने घर जाकर के रिवाइज नहीं किया। घर जाके रिवाइज नहीं किया, स्ट्राइक नहीं करेगा, स्ट्राइक नहीं करेगा। आगे बढ़े, देखिए ये सवाल आपके सामने। अभी यहां पर क्या है, सवाल को समझने का प्रयास करें। सिचुएशन तो वैसी ही है, लेकिन इस बार आपको कुछ गिवन है, इस बार आपको कुछ गिवन है। u इज ग्रेटर देन v, मतलब रिवर की वेलोसिटी बोट की वेलोसिटी इन फ्रेम ऑफ रिवर से ज्यादा है, ठीक, ये गिवन है। एक बात बताओ, क्या जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है? क्या इस केस में जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है? नहीं है, ठीक। तो अब आपसे सवाल क्या पूछा गया कि जीरो ड्रिफ्ट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम बोट को किस डायरेक्शन में हेडेड करें कि उसकी ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए। जीरो तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ मिनिमम वैल्यू तो आ सकती है ना। मतलब हम बोट को किस तरीके से हेडेड करें, किस डायरेक्शन में, कि इस पॉइंट के नियरेस्ट पॉइंट पे पहुंच पाए। देखो इस पॉइंट पे तो पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन इसके नियर बाय किसी पॉइंट पे पहुंच जाए। कंडीशन समझ आई? एंगल एट विच बोट शुड बी हेडेड फॉर द मिनिमम ड्रिफ्ट। अब वो मिनिमम वैल्यू जीरो तो नहीं होगी, लेकिन कुछ और हो सकती है। पहला ये पूछा गया है। दूसरा पूछा गया है उस मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होगी और टाइम टेकन इन दिस केस, इस केस में समय कितना लगेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आराम से घर पे सोच के आइएगा, समय दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन। क्या आप घर से सोच के आएंगे?
सवाल आपको समझ में आ गया? सवाल आपको समझ में आ गया है? आराम से समय दीजिएगा और सोचिएगा इसके बारे में, ठीक है? आपको वो एंगल निकालना है जिस पर ड्रिफ्ट मिनिमम है। हिंट दे दूं? हिंट दूं? आपको आंसर बी और यू के टर्म्स में ही निकालना है। हिंट इतनी सी है, मैक्सिमम मिनिमम निकालने की कंडीशन बताओ क्या होती है? ड्रिफ्ट निकाल लेना और उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर देना, ठीक है? समझ आ जाएगा, सोच के आइएगा। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ मूव करें भाई, अगले सवाल की तरफ मूव करें भाई। चलिए ये सवाल भी आपको होमवर्क दे देते हैं और डिस्कशन कर लिया जाए। इस सवाल को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। ये सवाल क्या है? देखो ये वैल्यूज आपको दी हुई है, ठीक? सवाल सुनना, हमें यहां पहुंचना है बी पॉइंट पर, और ये जो ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन बेटा, ये रिवर फ्लो के साथ कितना एंगल बना रही है? रिवर फ्लो के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। मतलब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं और ये पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मतलब सपोज चिंटू का घर यहाँ पर है और उसे यहाँ से चलना शुरू किया। अब चिंटू समझदार आदमी है, तुम एक बात बताओ, अगर चिंटू अपनी बोट को इस डायरेक्शन में चलाएगा तो क्या वो अपने घर पहुंच पाएगा? क्या चिंटू भैया अपने घर पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। ये आप देख के समझ पा रहे होंगे। अगर उसने अपनी बोट को इस डायरेक्शन में चलाया तो वो बी के कहीं राइट साइड में ही पहुंचेगा। हम ये कह सकते हैं कहीं इधर कहीं पहुंचेगा भाई, पक्का? तो सवाल ये उठता है, लॉजिकली आपको समझ में आ रहा है कि इस लाइन के कहीं लेफ्ट साइड में अपनी बोट को रखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में, जिससे कि वो यहां पहुंच पाए, जिससे कि वो यहां पहुंच पाए। तो आपसे ये सवाल यही पूछा गया, फाइंड द डायरेक्शन इन विच बोट शुड बी हेडेड टू रीच द पॉइंट बी। रिवर फ्लो के साथ वो एंगल क्या होना चाहिए जिस डायरेक्शन में उसको अपनी बोट को हेड करना पड़े, जिससे कि वो यहाँ पे पहुंच जाए, अपने घर पहुंच जाए। चिंटू को उसके घर तक पहुंचाना है और उसके घर तक पहुंचने के लिए उसे यहाँ पर नदी को क्रॉस करना है। और याद रखना, चिंटू बोट से पहुंचना चाहता है। तुम कहोगे कि अरे सर मैं पहुंचा दूंगा। मैंने कहा कैसे? मैंने पूछा कैसे? तुम कहोगे सर ए से बी पहुंचा दूंगा, फिर उसके बाद पैदल चला दूंगा। तुम कहोगे कि ए से बी पहुंचा दूंगा फिर पैदल चला दूंगा। पैदल वैदल नहीं चलाना है भाई, ठीक है? पैदल वैदल नहीं चलाना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? आपको उसे बोट से ही ए से बी तक पहुंचाना है। ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये सवाल भी आपके लिए क्या है? होमवर्क है, ठीक? ये दो सवाल आपके लिए होमवर्क है। रिलेटिव ऑलमोस्ट अपने समापन हो चुका है, ज्यादा कुछ नहीं बचा। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, विंड एरोप्लेन। विंड एरोप्लेन इज सेम एज रिवर बोट। रिवर की जगह हवा चल रही है और बोट की जगह प्लेन चल रहा है। वही सेम एनालॉजी है रिलेटिव मोशन में। तो रिलेटिव मोशन कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सॉरी, विंड एरोप्लेन, ठीक है? तो 15 से 20 मिनट में हमारा रिलेटिव नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ अ फिजिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसके बारे में हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में आपको जो भी होमवर्क दिया जाए प्लीज उसको कंप्लीट करके आइएगा। संडे भी है आपके पास, तो जितना भी होमवर्क मिलता है आप पूरा वाइंड अप कर लें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि संडे को आप पूरा रिलेटिव मोशन वाइंड अप कर लेंगे। क्या ये संभव हो पाएगा? क्या आपके लिए संभव हो पाएगा? ठीक है, चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज S1 से, ठीक? चलिए आप लोग जल्दी से फटाफट शीट निकाल लें, एक्सरसाइज S1। जल्दी से निकालें। लोगों ने लेफ्ट करना शुरू कर दिया, इससे साफ साफ दिखाई देता है कि ये लोग कितना होमवर्क कर रहे हैं और कितने सिंसियर हैं। कुछ हो नहीं पाएगा इन लोगों का, मैं मतलब इन लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? मुझे बहुत दुख होता है ऐसे लोगों के लिए कि
इनके पेरेंट्स मतलब कितने एफर्ट्स करके इनको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पता नहीं उन्होंने कितने कंप्रोमाइजेस किए होंगे तब जाकर के उन्होंने इतने बड़े इंस्टीट्यूट की फी पे करी होगी, है ना। इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए, और आप एक 90 मिनट की क्लास भी सिंसियरली अटेंड नहीं कर पा रहे। आई फील वेरी बैड फॉर दोज स्टूडेंट्स, सीरियसली। चलिए स्टार्ट करें बेटा डिस्कशन। S1, ठीक है। तो S1 का डिस्कशन, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग रीड करें इस क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर जानते हैं क्या होता है? अगर कभी आप मॉल वगैरह गए हो, ठीक है, तो मॉल वगैरह में वो जो सीढ़ियां से आपको दिखाई दे रही होती हैं वो आपके एक्सेलरेटर्स ही होते हैं, ठीक है। सवाल बहुत आसान है, सवाल को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन ही मूव्स 1 स्टेप पर सेकेंड, कितना? 1 स्टेप पर सेकेंड जब चलता है, देन ही रीचेस द टॉप इन 20 स्टेप्स, कितने स्टेप में पहुंच जाता है? 20 स्टेप्स में। एक बात मुझे सवाल का जवाब दें, अगर एक स्टेप 1 सेकंड में चला तो 20 स्टेप चलने में उसे कितना समय लगा? 20 सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं पहले उसे 20 सेकंड्स लगे होंगे। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है भाई आप लोगों को? अगली बार उसने अपने स्टेप्स बढ़ा दिए, अब वो क्या चल रहा है? अब इस समय बेटा वो 2 स्टेप पर सेकंड चल रहा है, और टोटल उसने कितने स्टेप चले हैं? 32 स्टेप्स। अब उसने थोड़ा तेज चलना शुरू कर दिया है। एक बात बताना लॉजिकली मुझे, अगर वो 1 सेकंड में 2 स्टेप चलता है तो 32 स्टेप चलने में कितना टाइम लगेगा? 32 डिवाइडेड बाय 2, 16 सेकंड्स। क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? देखो एक एक्सेलरेटर है, उसके ऊपर एक्सेलरेटर भी चल रहा होता है और इंसान भी चल रहा होता है। तो पहले वो 1 स्टेप 1 सेकंड में चल रहा था, अब उसने थोड़ा दौड़ना शुरू कर दिया, अब वो 1 सेकंड में 2 स्टेप चल रहा है, तो अब ऑब्वियस सी बात है उसे समय कम लगेगा। पहले 20 सेकंड, अब 16 सेकंड। अब ध्यान से सुनें, मान लो कि एक्सेलरेटर की स्पीड हमें n स्टेप्स पर सेकंड दी हुई है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कितनी दी हुई है? n स्टेप्स पर सेकंड दी हुई है। तो ध्यान, अब देखो एक्सेलरेटर भी चल रहा है और आप भी चल रहे हैं, तो ग्राउंड फ्रेम में स्पीड कितनी हो जाएगी? ये बिल्कुल कंडीशन डाउन स्ट्रीम जैसी होगी। रिवर फ्लो के डायरेक्शन में अगर बोट को चलाओ तो बोट की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाती है। तो अगर आप 1 स्टेप 1 सेकंड में चलते हैं और एक्सेलरेटर n स्टेप 1 सेकंड में चलता है, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? n+1 ग्राउंड फ्रेम में। समय कितना लगा? 20 बराबर डिस्टेंस। अब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही होगा, चाहे आप तेज चलें या धीरे चलें। क्या ये समझ में आ गया? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने क्या लिखा है? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। नेक्स्ट बताओ, देखो आप धीरे चले या तेज चले, एक्सेलरेटर की स्पीड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सेलरेटर की तो स्पीड अभी भी n रहेगी, लेकिन आपकी स्पीड कितनी हो गई है? 2 स्टेप्स पर सेकंड। तो अब स्पीड हो जाएगी n+2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना लगा बेटा? 16 सेकेंड्स। दिस इज L, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। आपको n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। किसकी वैल्यू को? n की वैल्यू को। अब आपके लिए सवाल आसान है, आप इसके आगे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें, क्या आपको पास n की वैल्यू आ जाएगी? समझ में आया? क्लियर? ओके, वंडरफुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 21 मैंने अभी नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ें फटाफट से। यहां से एक पार्टिकल को फेंका गया है अल्फा एंगल पे, सपोज v वेलोसिटी से। ये डिस्टेंस आपको बेटा कितना दिया हुआ है? 0.5 मीटर, और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2.5 मीटर। देखो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है एलिवेटर इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। क्या ये स्टेटमेंट आप पढ़ पा रहे हैं? आप शीट में उस क्वेश्चन को पढ़ें तो लिखा हुआ है कि एलिवेटर जो है वो फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। क्या मैं बोल सकता हूं कि इस एलिवेटर का खुद का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा? क्या एलिवेटर का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा? बहुत अच्छे।
यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये पॉइंट सी से टकरा जाए, किस पॉइंट सी से, तो इसे किस एंगल पे फेंकना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू द एलिवेटर। तो हम यहाँ पर इस एलिवेटर के फ्रेम में ही चले जाते हैं। एक बात बताओ, जब पार्टिकल हवा में होगा, हवा में, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल? क्या पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी -g होगा? बहुत अच्छे। एलिवेटर का एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या ये भी -g दिया हुआ है? तो कैन यू टेल मी कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन एलिवेटर के फ्रेम में क्या होगा? देखो ध्यान से, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन एलिवेटर के फ्रेम में क्या होगा? क्या ये 0 होगा? और अगर ये 0 है तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, अगर कोई इंसान एलिवेटर से देख रहा है तो क्या ये पार्टिकल उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखाई देगा? सोचिए आराम से। इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर क्या ये पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखाई देगा? अगर यहाँ पर चिंटू भैया होते एलिवेटर में तो क्या ये पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई दे रहा होता? सवाल खत्म। सिंपल सा सवाल है, अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है और तुम्हें इस पॉइंट तक टकराना है, तुम्हें इस पॉइंट पे टकराना है, तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी इस पॉइंट के अलोंग होनी चाहिए। तो बताओ जरा देख करके यहाँ पर, व्हाट इज द tan अल्फा? tan अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सवाल खत्म। क्या आपको नहीं लग रहा बहुत सस्ता सवाल था? सवाल की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या क्लियर है? क्या हमने ऐसा क्यों माना कि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है? जल्दी बताओ, ऐसा हमने क्यों माना? क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन बेटा क्या है? 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है बेटा? 0। चलिए आगे बढ़े। ओके, शानदार। 23 आप लोगों से हो गया होगा, क्योंकि 23 जैसा एज इट इज सेम क्वेश्चन हम लोग क्लास नोट्स में कर चुके, एज इट इज सेम क्वेश्चन क्लास नोट्स में किया है। तो 23 में किसी को डाउट? ओके, वंडरफुल। अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो प्लीज एक बार आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, हो सकता है आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था? 25। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ें। देखो यहाँ पे हवा भी चल रही है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? विंड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। हवा का फर्क क्या पड़ेगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? विंड इस डायरेक्शन में चल रहा है और यहाँ पे रेन की जो वेलोसिटी दी हुई है रिलेटिव टू द एयर, वो कितनी दी हुई है? 20। एक्चुअली में रेन ऐसे फॉल हो रहा था, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। दैट वाज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, जो कि कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आप देख पा रहे हैं ये बात? लेकिन ग्राउंड फ्रेम में क्या रेन की वेलोसिटी ये होगी क्या? हवा चलने की वजह से, ये बात मैंने करी थी पहले भी, हवा चलने की वजह से ग्राउंड फ्रेम में रेन की एक्चुअल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड अगर मुझे पता है तो वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। ये तो आप लिख ही सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया कैसे लिखा है? जल्दी से बताना। रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड कितनी है? -20 जे कैप, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो -20 बेटा, और विंड की वेलोसिटी कितनी है? 15 आई कैप। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी। सवाल को समझिएगा। मैंने जब सवाल आपको कराया था क्लास नोट्स में तो आपने देखा होगा कि मैंने रेन की आपको एक्चुअल वेलोसिटी दे दी थी, लेकिन इस बार वो स्मार्ट है, थोड़े से आपसे ज्यादा स्मार्ट है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया जल्दी बताओ? उन्होंने विंड की वेलोसिटी दे दी और रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एयर भी दे दी है। तो क्या आप एक्चुअल वेलोसिटी निकाल पाएंगे? हवा चलने की वजह से क्या रेन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी मेरे गरीब भाई बंधुओं? अब सवाल में क्या पूछा गया, पढ़ें क्वेश्चन को। फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल एट विच पर्सन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला फॉर द बेस्ट प्रोटेक्शन। एक बात बताओ, पर्सन की स्पीड क्या है? पर्सन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? क्या पर्सन भी ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है? क्या मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ मैन इज व्हाट? 5 आई कैप। अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ता है? क्या आप बता सकते हैं अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ता है?
जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन का डायरेक्शन होगा। और ये कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या रेन की वेलोसिटी पता है? क्या मैन की भी वेलोसिटी पता है? क्या माइनस कर दिया जाए? क्या माइनस कर दिया जाए भाई? तो जल्दी बताओ, ये क्या आ रहा है आपके सामने? माइनस करने पर 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप, 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप। क्या इस वेक्टर को आप ड्रॉ कर सकते हैं? जल्दी बताओ कैसे ड्रॉ करोगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 है, वर्टिकल कंपोनेंट 20 है। ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये है 20 और बेटा ये है 10। ये वाला एंगल मान लो थीटा। क्या ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ गया? क्या ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ गया? अब सवाल खत्म। हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताओ। छतरी कैसे खोलें? क्या छतरी को जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में ओपन कर दिया जाए? अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकल के साथ क्या हम tan थीटा बता सकते हैं? tan थीटा बराबर क्या लिख देंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 1/2। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सभी को सवाल समझ में आया? सवाल अच्छा था। सवाल अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि यहाँ पे विंड की वेलोसिटी अलग दी हुई है और रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू विंड अलग से दी हुई है। उन दोनों का यूज करके सबसे पहले मुझे ग्राउंड फ्रेम में एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी पड़ी। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 27 का लास्ट पार्ट नहीं हुआ होगा आपसे शायद, लेकिन आज करना, आज हो जाएगा आपसे लास्ट पार्ट। आज मैंने बताया ना मिनिमम टाइम वाली कंडीशन। क्या 27 हो गया आप लोगों से? अगर नहीं हुआ है तो दोबारा अटेम्प्ट करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। 27, 28 और 29 इन क्वेश्चंस को आप दोबारा से अटेम्प्ट करें। कोई एक क्वेश्चन बता देता हूं, चलो कौन सा बताऊं? जल्दी बताओ। 29 बता दूं? सारे क्वेश्चन सेम अप्रोच के हैं, बहुत आसान सवाल है। अगर आपने क्लास नोट्स बहुत तमीज से पढ़े हैं बेटा, क्लास नोट्स को अगर तमीज से पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत आसान है। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 29, देखो यहाँ पर हमने बोट को इस डायरेक्शन में हेड किया हुआ है, कितने एंगल पर? 37 डिग्री पर। रिवर की वेलोसिटी 4 है विद रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर हमें दी हुई है कितनी? 10। सेम क्वेश्चन क्लास नोट्स में था, ऐसे सेम क्वेश्चन। विड्थ कितनी? 120। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले क्या हमें ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी निकालनी चाहिए? तो हम यहाँ पर इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 10 cos 37, 8। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? 6। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या लिखोगे? -6 आई कैप प्लस 8 जे का। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर? 4 आई कैप। क्या ये बात क्लियर है? ये बताओ, ये समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ बोट। क्या इन दोनों का सम कर दे तो -2 आई कैप प्लस 8 जे कैप। Who is responsible? Where will it reach on the opposite bank? बेसिकली आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वो अपोजिट बैंक पे कहां पहुंचेगा, तो आपको ड्रिफ्ट निकालनी है। आप ध्यान से देखना, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो तय है कि वो इस लाइन के लेफ्ट साइड में कहीं पहुंचेगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग भी नेगेटिव होगा। तो टाइम बताओ, टाइम क्या होगा? टाइम 120 डिवाइडेड बाय 8, 15 सेकेंड। क्या एक्स ड्रिफ्ट निकाल सकते हो? -2 इंटू 15, मेरे हिसाब से -30 मीटर। तो हम बोल सकते हैं ये वाला डिस्टेंस आपका 30 मीटर हो जाएगा। क्या यहां तक सभी को समझ आ गया?
क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? ये आपको समझ में आया कि ये ड्रिफ्ट जो है वो मैंने ए बी लाइन के लेफ्ट में क्यों लिए? चलिए, तो इसी के साथ S1 में मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे उसका डिस्कशन हो चुका है। अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं, O1। चलिए, O1 ओपन करिए फटाफट से। O1 जल्दी से ओपन करें, समय है ना अभी आपके पास, 10 मिनट और लगेंगे, 10 मिनट में O1 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, डिस्कशन ध्यान से सुना करो, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें ही तुम्हें लोगों से आगे निकालेंगी लॉन्ग टर्म। कुछ लोग बहुत स्मार्ट हैं आप में से, तो डिस्कशन स्किप कर देते हैं, ऑनलाइन है इसीलिए कुछ कह नहीं रहा, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनके मार्क्स कितने भी आ रहे हो, लगातार इसी तरीके से मेहनत करते रहना। बड़ा खिलाड़ी बनना है ना तो समय लगेगा। O1 में जल्दी से देखें और मुझे बताएं किन क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है। ठीक है, 13 और 16 काफी डिमांडिंग है क्वेश्चन। 12 तो बहुत ही आसान था, पता नहीं है बी क्यों दिया हुआ था। कभी कभी कुछ चीजें तो हमें सिर्फ डराने के लिए दी जाती है। सीधे सीधे हमसे यहाँ पे पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी बता दो। अबे बी का तो कोई काम ही नहीं है, ए की वेलोसिटी सी के फ्रेम में निकालनी है, साफ साफ दिख रहा है 10 हो जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? ये बी आपको यहाँ पे बस टांग अड़ाने के लिए दिया हुआ है। आप जैसे बच्चे कहीं डर ना जाए, क्या इसीलिए दिया हुआ है? देयर इज नो यूज ऑफ बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार इस 13 क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ें। देखो, इस चीज को आप ऐसे समझने की कोशिश करें, मान लो आप ट्रेन के अंदर हैं, डिब्बे में बैठे हुए हैं, ठीक है, और ट्रेन सपोज इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रही है और इस डिब्बे की जो लेंथ है वो l है। आपने यहां पर इस डिब्बे में यहां से दौड़ना शुरू किया और इस डिब्बे के रिस्पेक्ट में अभी आपकी स्पीड कितनी है? 1.5 v। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ो। लिखा हुआ है मतलब अगर कोई आपका भाई ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और वो आपको देख रहा है तो आपकी स्पीड कितनी दिखाई देगी? 1.5 v। इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, ये गेम खेल रहे हैं। ये पहले यहां से यहां मूव करता है इस एंड तक और फिर यहां से वापस लौट के पीछे चला जाता है। समझ में आया क्या हो रहा है? ये बताओ, समझ में आया क्या हुआ? पहले ये आगे गया फिर ये पीछे भागा है। तो ये पूछा जा रहा है कि जब ये दोबारा यहां पर पहुंच गया, तो इतनी देर में, क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना चलेगा? एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा भाई अगर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और वो तुम्हें देख रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में तुम कितना चले हो? जल्दी बताओ, उसके रेस्पेक्ट में तुम कितना चले हो? क्या जीरो चले हो? क्योंकि तुम जहां थे वहीं वापस लौट आए हो। तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ग्राउंड फ्रेम में इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट उतना ही हुआ होगा जितनी ट्रेन चली होगी। नहीं समझे? अरे भैया, ट्रेन जितना आगे चली गई होगी आदमी उतना आगे आ गया होगा, क्योंकि आदमी तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में वहीं पहुंच गया दोबारा से। तो ट्रेन कितना चली होगी? ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, वो वेलोसिटी है v। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर आपको t पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा, t आप निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात। एक बात बताओ, अगर ये 1.5 v से आगे जा रहा है और इसने डिस्टेंस कितना चला? l, तो l डिस्टेंस चलने में से टाइम कितना लगा? l अपॉन 1.5 v। l डिस्टेंस चला, l अपॉन 1.5 v। क्लियर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब ये वापस आ रहा है तब भी इसकी स्पीड 1.5 v है। क्वेश्चन पढ़ो, साफ साफ क्लियरली मेंशन। विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ये अभी भी 1.5 v से आ रहा है, तो दोबारा से वापस आने में से कितना टाइम लगा? l अपॉन 1.5 v। क्या आपके पास t की वैल्यू आ गई बेटा? इस t की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे, क्या आपके पास